कि अगर भारत चाहता तो पिछले कुछ वर्षों में प्रयास करके खासतौर से मोदी जी के आने के बाद में वो कम से कम तेल के मामले में तो नहीं, लेकिन गैस के मामले में काफी उसकी पर निर्भरता कम हो सकती थी। गैस के मामले में पर निर्भरता उसकी कम हो सकती थी। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? एक तो ये नई परख के दर्शकों को आप बताएं, और दूसरे मोदी जी ये क्यों नहीं कर पाए? अगर वो गैस के देखिए, मोदी जी की पूरी राजनीति जो है वो देखा जाए तो काफी कुछ गैस के ऊपर टिकी हुई है। वो महिलाओं के वोट लेने के लिए उन्होंने एक उज्ज्वला योजना चलाई, महिलाओं को उन्होंने मुफ्त गैस के सिलेंडर दिए, और बहुत सारे अपार्टमेंट्स में और उन सब में जो है पाइप्ड गैस उन्होंने की। तो खाना पकाने का पूरा जो जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज है उसमें खाना पकाना एक है, बिना उसके तो कोई रह ही नहीं सकता है। तो वो उन्होंने पूरा गैस आधारित करने की कोशिश की पूरे भारत में, और काफी बड़े पैमाने पे इसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। उन्होंने बहुत सारी सब्सिडियां भी दी, तो पूरा भारत जो है वो गैस निर्भर हो गया। तो जब पूरा भारत गैस निर्भर वो किए दे रहे थे, तो जाहिर है उनके जो नियोजक हैं, उनके जो प्लानर्स हैं, उनके दिमाग में ये बात भी आई होगी, हो ही नहीं सकता ना आई हो, तभी ये चर्चा भी हुई थी जो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, कि भाई इस गैस में हम इतना ज्यादा हम गैस की जरूरत बढ़ती जा रही है। हर आदमी को गैस चाहिए खाना बनाने के लिए, और वो खाना बनाने के पुराने तरीके भूल भी चुका है। घर भी उस तरह के नहीं रह गए हैं अब कि चूल्हे जलाए जाएं, अंगीठियां जलाई जाएं, या मिट्टी के तेल का वो पंप, वो हवा भरने वाला स्टोव जलाया जाए है। सब कुछ गैस पे हो रहा है, और उसकी बड़ी सार्वजनिक जीवन में बड़ी उसकी विरुद्धावली गाई जा रही है। तो अब अचानक लेकिन उस गैस के बारे में आत्मनिर्भर करने की कोशिश क्यों नहीं की गई फिर? हाँ, बहुत आपने ऐसा सवाल किया जो बहुत ज़रूरी है, और हमारे मीडिया के विमर्श में, चूँकि टेलीविज़न में तो बहुत मुश्किल है इसको इस तरह से जानना, हमारे लोग जान लें इसको। देखिए, हमारे यहाँ और कई बातें ऐसी की जाती है। हमारे यहाँ करीब 33 लाख 33 करोड़, सॉरी लाख नहीं करोड़, कनेक्शन तो एलपीजी के हैं। एलपीजी यानी वो गैस जिसको सिलेंडर में भर के आप अपने घर में सिलेंडर ले जाते हैं। 14 किलो 14.5 किलो का नॉर्मल सिलेंडर, 5 किलो के छोटे वाले सिलेंडर। और दूसरा है पीएनजी, यानी जो पाइप के जरिए आपके घर में कनेक्शन लग जाता है, जो शहरों में है। लेकिन इसका आंकड़ा जरूर जान लीजिए, कई बीजेपी के प्रवक्ता और हमारे खुद प्रधानमंत्री पता नहीं अज्ञानता से या किस वजह से डिसीव करते हैं समाज को। पाइप्ड नेचुरल गैस देश में सिर्फ 1,62,00,000 घरों में है, और हम बहुत कोशिश करेंगे तो एक साल में 10 से 12 लाख घरों में और पहुंचा सकते हैं। इस गैस का मुख्य स्रोत जो है वो एक तो हमारी एक बॉम्बे हजीरा पाइपलाइन है जो हमारी अपनी नेचुरल गैस की सप्लाई है, जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ आसपास कई जगहों पे हमने कुछ जगहों पे उसके प्रयोग किए हैं। बाकी सारी की सारी एलएनजी पे आधारित है। ये बॉम्बे हजीरा पाइपलाइन आज नहीं, बहुत पहले बनी थी, कांग्रेस वांग्रेस के बहुत पहले जमाने में। नेहरू जी के जमाने, इनके मोदी जी के जमाने में ऐसी कोई बड़ी पाइपलाइन कहीं नहीं बनी है इतने बड़े लेवल पे जो जाती हो गैस को लेकर। दूसरे, हमारा एलपीजी में करीब करीब 65-66% हम इंपोर्ट करते हैं। एलपीजी का दूसरा स्रोत हमारे अपने कारखाने हैं जो करीब 88% से ज्यादा क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जब उसका शोधन करते हैं तो उस दौरान ये गैस निकलती है। तो करीब 33-34% हमारे पास अपनी क्षमता है। अभी कहा जा रहा है हमने इस क्षमता को 100% कर दिया है वगैरह वगैरह। वो ये नहीं बता रहे हैं कि अभी हमारी क्रूड की इंपोर्ट की क्षमता ऑलरेडी 40% कम हो चुकी है। तेल का जहाज हमारे मुंह से निकल के चीन चला जा रहा है। तो हमारी जो मूल रोटी बनाने का जो आटा है, जब कनस्तर में आटा ही नहीं है और दावे आप कर रहे हैं कि हमने रोटियों की कोई कमी नहीं है ये वो दशा है। ये आंकड़े आपके दर्शकों को स्थिति समझाएंगे। तो इसलिए जब हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके प्रवक्ता कहते हैं कि हमने पीएनजी की बाहर ला दी है, अभी एलपीजी नहीं मिल रहा तो पीएनजी ले लो, ये उनके लिए समझना जरूरी है कि एक एलपीजी अलग तरह से प्रयोग की जा सकती है, पीएनजी का वितरण अलग तरह से होता है। पीएनजी ऐसे सार्वभौम नहीं है, उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कीमती और दीर्घकालिक है। वो एकदम से नहीं होता, मुंह से कहा और हो गया। मुंह से बहुत थोड़ी मात्रा में हो सकता है, 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख कनेक्शन हो सकते हैं। लेकिन जिस देश में 33 ये दोनों मिला के करीब 35 करोड़ के आसपास पहुंचते हो, 35 से कम,
और जिसमें ये हिस्सा कुल 1.62 करोड़ का हो, उससे ये कहना कि इससे उसमें चले जाएंगे, ऐसे नहीं संभव है, असंभव है, मतलब ये झूठ है। इसके लिए बहुत बड़ा, मैं वो बताने लगूंगा तो पूरा कार्यक्रम उस पर चला जाएगा। मोटा मोटी समझ लीजिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में समय लगता है। अब एलएनजी में भी हम 50% इंपोर्ट करते हैं। रातों रात हम ये नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हमने नीतियों के आधार पर अपने देश को डिसीव किया है। बहुत सी सरकारें इसमें शामिल हैं, कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन ये नीतियां बनी तब जब अटल जी की पहली सरकार थी। अटल जी की सरकार ने इस देश में इस क्षेत्र का प्राइवेटाइजेशन किया था और हमारी ओएनजीसी नाम की कंपनी की हत्या का काम उसी दिन से शुरू हो गया था। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। ओएनजीसी ने हमारे कृष्णा गोदावरी एरिया में डीप हिस्से में एक गैस के बहुत बड़े भंडार की खोज की थी। यदि भारत ने उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए न खोला होता और अंबानी नाम का दैत्य उसमें ना आया होता, मैं दैत्य कह रहा हूं बहुत अधिकार से, क्योंकि वो नीति बदल के उसके अच्छे हिस्से को अंबानी ने ले लिया और जो हिस्सा ओएनजीसी के पास बचा था उसमें भी अपने हिस्से से ड्रिल करके ओएनजीसी के एरिया में उसने उस गैस को निकाल के और उसको व्यावसायिक रूप से पता नहीं कहां बेचा, कहां भारत में बेचा कि बाहर बेचा, क्या किया उसके डिटेल्स मेरे पास नहीं है। उसका मुकदमा ओएनजीसी अभी तक लड़ रही है। उसमें कुछ आर्बिट्रेशन वगैरह में कई हजार करोड़ का कुछ फैसला हुआ था, वो लागू हुआ कि नहीं मुझे नहीं। मुझे ये जरूर पता है कि हमारी ओएनजीसी धीरे धीरे मारी जा रही है और प्राइवेट सेक्टर के डकैतों को ये लाभ जा रहा है। जैसे रूस से आने वाले सस्ते तेल से जो भी हमने आय पैदा की, ज्यादातर इस आय का फायदा हमारे इस पेट्रोलियम में प्राइवेट घराने को हुआ, जिसने उससे डीजल और पेट्रोल बना के भारतीय नागरिकों को सस्ता तेल नहीं दिया, यूरोप को तेल बेच के डॉलर कमाए और अब उस डॉलर को अमेरिका में लगाने जा रहा है। ये जो देशभक्ति है नई तरह की आई है नहीं, इस समय बहुत जोर से ड्रम बजाती है, लेकिन अंदर से आपकी जेब नहीं पेट भी काटती है, काट रही है। तो हम अगर सिर्फ कृष्णा गोदावरी का जो हमारा गैस का भंडार है, भारत देश जिसको हमने प्राइवेटाइजेशन करके ओएनजीसी और रिलायंस से मुकदमे में फंसा दिया और गैस चोरी हुई हमारी और पता नहीं कहां गई, और एक पाइपलाइन के नाम पे उसने लोन लिया था जिसको 3-4 बार कर्ज उसका डेट बढ़वा चुका है, किस्त भी नहीं दे रहा है। और हम जो है इन प्राइवेट कलाकारों के हाथ देश के संसाधनों को लुटा रहे हैं। नहीं तो इसमें कोई शक नहीं कि हम ये जो प्रतिशत 50-50 है, अगर हम सीरियस होते हमें बल्कि वापस ले लेना चाहिए इन लोगों से, इन लोगों के कारनामों को देखते हुए, और यह सरकारी तौर पर इसके वितरण व्यवस्था को काफी बड़े पैमाने पर बढ़ाना चाहिए और हमें इस निर्भरता को कम करना चाहिए, मैं कहूंगा। लेकिन ऐसे काम नहीं किए गए हैं। ज्यादातर फैसले ऐसे किए गए हैं जो इन लोगों के पक्ष में जाते हैं। और एलएनजी जो इंपोर्ट होके आती है, एलएनजी का सुन लीजिए, एलएनजी जो कतर से आती है वो इस समय भाव बढ़ गया है तो करीब $0.50 पर MMBTU उसका किराया लगता है। लेकिन जब अमेरिका से आती है और दक्षिण से कहीं से आती है वहां से, तो उस पे $3 इस समय लग रहा है, 3 से ज्यादा ही लग रहा है। यानी $0.5 कतर से आए तो, और समय 5 दिन 6 दिन, अमेरिका से आए तो समय 75 दिन, और किराया $3 से ज्यादा, 6 गुने से ज्यादा, और हम 6 गुने से ज्यादा दे रहे हैं और कीमत भी ज्यादा दे रहे हैं। कतर से गैस भी सस्ती है। तो ये फैसले देश हित में हो रहे हैं, किस देश के हित में हो रहे हैं ये? नहीं, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, क्योंकि मेरे दिमाग में ये सवाल था कि भाई एक तो लोगों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप गैस का, खाना पकाने वाली गैस का इस्तेमाल करें, लेकिन देश को गैस आसानी से सुलभ हो सके। एक आंकड़ा और बता दूं, सॉरी, उज्ज्वला योजना में जिन करीब 90 या 100 मिलियन लोगों को, यानी 10 करोड़ लोगों को गैस देने की बात थी, उसमें से ये तो तथ्य आ चुके हैं संसद के पटल पर भी और उनके उत्तर भी आ चुके हैं, उसमें से बहुमत स्त्रियां या परिवार एक बार के बाद दूसरी बार गैस नहीं भरा सके। सिलेंडर था, कनेक्शन था, पैसे नहीं थे गैस भराने के। इस असलियत को भी इस देश को जानना चाहिए। जांच भी हुई थी और उस जांच में मतलब रिसर्च हुई थी, शोधकर्ताओं ने देखा था, तो उसमें ये पाया गया कि बड़े पैमाने पर लोग दोबारा सिलेंडर नहीं खरीद पाए और फिर वो भरवा नहीं पाए गैस। भरवा नहीं, चूल्हा रख दिया गया और उसके ऊपर
सूर्य के ऊपर सिलेंडर रख दिया गया और फिर वो उसके ऊपर लौट आए। अच्छा, तो ये तो एक तरह की अजीब सी, ये एक, मैं कहूंगा इसमें आत्मरक्षा की भावना भी नहीं है। जब आपकी राजनीति गैस के ऊपर आधारित है, यानी आपकी महिलाओं में लोकप्रियता गैस के ऊपर आधारित है, फिर भी आप वो काम नहीं कर रहे, इस बात का सबूत है। एक्चुअली इनकी सारी योजनाएं जो भी इन्होंने की, चाहे स्किल इंडिया रहा हो, मेक इन इंडिया रहा हो, स्मार्ट सिटी योजना रही हो, नोटबंदी रही हो, इन सब में आप पाते हैं कि ये घोषणाएं और इवेंट क्रिएट करने, ताली बजवाने, चुनाव लड़ने के उपयोग में तो आती हैं, लेकिन ये इसके बाद इनकी कभी भी गंभीरता से इनकी अनवरतता को और इसकी जो माइक्रो लेवल की इश्यूज हैं उनको हल करते हुए हम कभी किसी योजना में किसी को नहीं पाते, और वो बाद में स्किल इंडिया और वो जो शहरों को स्मार्ट इंडिया की तरह फ्लॉप होके बंद हो जाती है। अब एक और जिज्ञासा है जो फिर से एक तकनीकी सा प्रश्न है, आप निश्चित रूप से आप ही दे पाएंगे इसका जवाब। सरकार ने आमतौर पर पेट्रोल पंपों से पेट्रोल खरीदने वालों को धमकी सी दी है, जो अपनी मोटरसाइकिलों में या अपनी कारों में पेट्रोल भरवाना चाहते हैं, कि आपको एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल इस्तेमाल करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वगैरह वगैरह। अब ऐसा लगता है कि एथेनॉल मिला पेट्रोल डालने के लिए कुछ दिनों बाद 1 अप्रैल से पहले धमकी दी गई थी, पता नहीं 1 अप्रैल, अब इस वक्त पेट्रोल पंपों पे राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र के एनसी एथेनॉल मिला पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और वो जो एक ज्यादा महंगा पेट्रोल होता है स्पीड वगैरह, उसमें भी एथेनॉल है कि नहीं है, हमें ये सब नहीं पता है, मतलब क्योंकि ये सब चीजें सरकार बताती नहीं है कुछ भी। इसके लिए विशेषज्ञता की जरूरत है इन बातों पर। अच्छा, उसके बारे में फिर चारों तरफ चर्चा ये है कि अगर आप अपनी कार खरीदोगे, कार नई आपने कार खरीदी है, उसमें एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल डलवाओगे, तो वो कार तो इसलिए बनी नहीं है, उसका इंजन इसलिए नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ इंजन में अल्पकालीन तौर पर या दूरगामी तौर पर उसमें खामी आ सकती है, उसकी उम्र कम हो सकती है। तो ये सब क्या है? ये तो बड़ा भारी प्रपंच है भाई। अब जैसे कि मान लीजिए हमने एक कार खरीदी, लोन लिया हमने कार खरीदने के लिए, अब हम उसकी किस्त दे रहे हैं, और कार भारत में धीरे धीरे करके एक तरह का आपकी हैसियत का प्रतीक बन चुकी है। जिसकी औकात नहीं है वो भी कार खरीदने की कोशिश करता है। अब उसको एक ऐसा पेट्रोल डालने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिसके लिए वो कार नहीं बनी है। जी देखिए, हमारे यहाँ कमाल होता है। हमारे यहाँ एक मंत्री हैं जिनके पास ये विभाग है कि वो ट्रांसपोर्ट और ये जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण जो है ट्रांसपोर्ट के लिए, ये उनके हाथ में है। उनके योग्य पुत्रों ने एक समय विशेष में, जब तक ये नीति लागू नहीं होती उसके पहले ही एथेनॉल के बिजनेस में अपने चरण रख दिए और उन कंपनियों के वो शरीक हयात हो गए। उसके बाद हमने पाया कि सरकार एकाएक जो है एथेनॉल के प्रयोग के लिए फैसले लेके आ गई। पहले उसने 5%, 7%, 10%, बढ़ते बढ़ते अब तो 20% और 28% तक की बात हो रही है। और इस बीच वाहनों में कोई तकनीकी जो उनका परिवर्तन है वो कहीं नहीं हुआ। वाहन बने हुए थे पेट्रोल से चलने के लिए, वो उसी विधा पे रहे, लेकिन उनमें जो पेट्रोल उनके यहाँ जाना शुरू हुआ वो मिश्रित हो गया और उसमें ये मिलना शुरू हो गया। और इससे निश्चित तौर पर उन कंपनियों को लाभ होना शुरू हो गया, जो कंपनियां जिनमें मंत्री जी के पुत्र लोग बताए गए, जिससे संबंधित खबरों पे बहुत सारे बवाल चल रहे हैं, बहुत जगह मुकदमे चल रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो वाहन इसके लिए नहीं बनाए गए थे उनको सबको फोर्स कर दिया गया। जहां तक आप मिलने की बात कह रहे हो, मिलना बहुत बड़े पैमाने पे शुरू हो चुका है। एथेनॉल मिला हुआ ही पेट्रोल मिल रहा है आपको, हमको। अच्छा, स्पीड वगैरह का में भी पेट्रोल पड़ता है? स्पीड वगैरह है उसमें अभी नहीं है, लेकिन उसमें भी कब क्या प्रतिशत आ जाएगा हम आप तो बाद में हम लोगों को पता लगता है, पहले वो सब लागू हो जाता है। और वरना उसकी कीमत फिर बहुत ज्यादा अंतर कर लेंगे वो, और कर लिया है उन्होंने। तो ये एक हमारे यहाँ एक विशेष परिस्थिति है। जैसा हमने बताया कि हर फैसले से हम पाते हैं लाभ कुछ चंद प्राइवेट घरानों को, कई बार अपने ही घर के लोगों को होता है। हर फैसले से आम जनता को एथेनॉल के लाने से आत्मनिर्भरता बढ़ने की बात कही गई, बहुत अच्छी बात है। क्या एथेनॉल मिश्रित तेल के दामों में आपने कोई कमी की जिसका फायदा अभय दुबे या शीतल पी सिंह को हो? नहीं, कुछ नहीं। तो आप सिर्फ पेट्रोल के दाम में तो कमी हुई नहीं। जो फायदा देश के नाम पे बता के आप लाते हैं वो कुछ लोगों की जेब में जाके समा के गायब हो जाता है। बाकी लोग सिर्फ टैक्सी देते रहते हैं या अपने वाहनों को
जल्दी नष्ट करा के उसकी कीमत चुकाते रहेंगे? हमारा वाहन अगर 7 साल के लिए बना है एक विशेष प्रणाली पर, आपकी मिलावट से वो 5 साल में नष्ट हो जा रहा है, या हमारा 7 साल में उसकी मेंटेनेंस पे 1 लाख रुपए खर्च है, आपकी मिलावट की वजह से वो खर्च 2 लाख हो जा रहा है, तो वो 1 लाख तो हमारी आपकी जेब से जा रहा है ना। सरकार तो उसमें कोई हिस्सा ले नहीं रही है, लेकिन उससे जो लाभ हो रहा है उस मिलावट से, वो लाभ सरकार के या सरकार द्वारा प्रदत्त किसी उद्योगपति के या सरकार के परिवार के किसी व्यक्ति की जेब में जा रहा है। रूस से तेल आ रहा है तो उससे होने वाला फायदा सिर्फ एक उद्योगपति की जेब में जा रहा है, जो उस पैसे को सिंगापुर में पार्क कर रहा है। वो पैसा जो उसने तेल से बहुत बड़े पैमाने पर कमाया, विदेश सिंगापुर की बैंकों में जमा हो रहा है, तो सिंगापुर की बैंकों में जमा किया, और अब उसने घोषणा की कि अमेरिका में एक उद्योग लगाने के लिए उस पैसे का उपयोग करेगा। ये भारत कहाँ इसमें है? भारतीय कहाँ है? और भारत का हित कहाँ है? किसी भारतीय का हित इसमें कहाँ है? ठीक बात है। ये जो एक नकली राष्ट्रवाद है, जो कुछ सेठों की जेब भरने और देश का पैसा देश से निकाल के विदेशों में ले जाने के काम में आ रहा है, इसको लोगों को समझने समझाने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरीके से ये बात बताई, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बातें घूम रही थी। और तेल और गैस के जो बॉटल नेक्स हैं, जो दिक्कतें हैं, वो तो अभी भी हम लोगों को सबको परेशान कर रही हैं, और मेरे ख्याल से आने वाले समय में भी काफी लंबे अर्से तक परेशान करती हैं। किसी दिन आपके साथ बैठकर ओएनजीसी पर एक पूरा कार्यक्रम करेंगे, और आपको हम बताएंगे कैसे हमारी नीतियों के जरिए और धूर्तताओं के जरिए हमने अपने सार्वजनिक उद्यम की, जो सचमुच में उसमें काम करना राष्ट्र हित था, उसमें काम करने वाले लोग राष्ट्र के लोग हैं, उससे जिनके घर चलते हैं वो राष्ट्र के लोग हैं, और उसकी आत्मनिर्भरता देश के सामान्य लोगों की आत्मनिर्भरता का बायस बनती है, उस पर एक पूरा कार्यक्रम करने का विषय है। कभी करेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी, बहुत आपने आंखें खोल देने वाले तथ्य दिए, खासतौर से तेल और गैस के बारे में। मुझे लगता है कि नई परख के दर्शकों को बहुत पसंद आएगी आपकी बातचीत। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी ही इन सवाल इसी मिलते जुलते सवालों के ऊपर।